राज्यपाल ने युवा दिवस पर कहा, विवेकानंद के विचारों को आत्मसात करें। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार युवा दिवस पर विकास भारती द्वारा आयोजित कला संस्कृति महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा, युवाओं को भटकाव से रोकते हुए उन्हें सही दिशा में ले जाने के लिए निरंतर प्रयास करना न सिर्फ प्रशंसनीय है बल्कि अनुकरणीय भी है। इस तरह के प्रयास की सराहना होनी चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि विकास भारती के सचिव पद्मश्री अशोक भगत ने स्वामी विवेकानंद के विचारों को आत्मसात कर पिछले 42 वर्षों से युवाओं के कौशल विकास के लिए जो काम किया है वह काबिले तारीफ है। विशिष्ट अतिथि केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि आज जरूरत स्वामी विवेकानंद के विचारों को आत्मसात करने की है। इसके पूर्व सुबह में स्वामी रामकृष्ण मिशन के स्थानीय सचिव स्वामी भविष्यानंद ने स्वामी विवेकानंद के तस्वीर पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। संस्थापक सह सचिव अशोक भगत ने कहा कि स्वामी विवेकानंद चाहते थे कि हम सभी अच्छे बने, नेक बने और एक रहें। मौके पर अजय कुमार सिंह, विकास कुमार सिंह, सत्यनारायण मुंडा, निखिलेश मैती आदि उपस्थित थे। झारखंड के 2400 बच्चे 3 राज्यों का करेंगे शैक्षणिक भ्रमण। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत 2400 बच्चे देश के 3 अलग अलग राज्यों के शैक्षणिक भ्रमण पर जाएंगे। इनमें खेल, ओलंपियाड, राज्य व राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वालों को प्राथमिकता दी गई है। सभी जिलों में 15 जनवरी तक बच्चों का नाम देने के लिए कहा गया है। राज्य के प्रत्येक जिले में 100 बच्चों का चयन किया जाएगा। राज्य के बच्चों को लेकर पहली ट्रेन 20 जनवरी को जसीडीह से रवाना होगी। शैक्षणिक भ्रमण पर बनारस जाने वाले बच्चों में गिरिडीह, देवघर, गोड्डा, दुमका, साहिबगंज, पाकुड़, जामताड़ा और कोडरमा के बच्चे शामिल हैं। शैक्षणिक भ्रमण पर जाने वाले बच्चे 23 जनवरी को वापस लौटेंगे। वहीं दूसरी ट्रेन 25 जनवरी को टाटा रेलवे स्टेशन से पुरी के लिए रवाना होगी। इसमें सरायकेला, खारसवां, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, खूंटी, लोहरदगा, पूर्वी सिंहभूम व पश्चिम सिंहभूम जिले के बच्चे शामिल हैं। ट्रेन 27 जनवरी को वापस लौटेगी। इसके बाद 30 जनवरी को ट्रेन रांची से कोलकाता के लिए रवाना होगी। इसमें रांची, चतरा, गुमला, हजारीबाग, लातेहार, पलामू, गढ़वा और सिमडेगा जिले के बच्चे शामिल हैं। ट्रेन रांची रेलवे स्टेशन से खुलेगी। फिर ट्रेन 2 फरवरी को वापस रांची लौटेगी। प्रत्येक जिलों से बच्चों के साथ 3 शिक्षक भी जाएंगे। शैक्षणिक भ्रमण पर सरकारी विद्यालयों की कक्षा 9वीं से 12वीं तक के बच्चे जाएंगे। इन आवासीय विद्यालय के विद्यार्थी भी शामिल हैं। एसपीसी का एरिया कमांडर सुनील मुंडा सहित 2 गिरफ्तार। बुढ़मू थाना क्षेत्र के चोरगढ़ फुटेर मैदान में उग्रवादी घटना को अंजाम देने के लिए योजना बना रहे डीएसपीसी का एरिया कमांडर सुनील मुंडा उर्फ भरत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ पतरातू थाना में 4 मामला दर्ज है। वहीं कांके, पिठोरिया, ठाकुरगांव, बुढ़मू थानों में केस दर्ज है। ग्रामीण एसपी सुमित अग्रवाल ने बताया कि भरत के वहां होने की सूचना मिलते ही खिलाड़ी डीएसपी रामनारायण सिंह के नेतृत्व में एक टीम वहां पहुंची। पुलिस के आने की भनक मिलते ही सभी उग्रवादी भागने लगे। उसी क्रम में टीम ने एरिया कमांडर सुनील मुंडा उर्फ भरत को गिरफ्तार कर लिया। उसकी निशानदेही पर संगठन का एक सदस्य रूपेश कुमार को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से 3 देसी पिस्तौल, 6 गोली, मोबाइल व राउटर बरामद किया गया है। उसने बताया कि सब जोनल कमांडर अरविंद के दस्ते के साथ मिलकर रंगदारी वसूलता है। एरिया कमांडर सुनील मुंडा ने कई उग्रवादी घटनाओं को अंजाम देने की बात स्वीकारी है। उन्होंने कहा कि ठाकुरगांव के कुर्मी टोला में जमीन की 4 दीवारी का रहे थे। कारोबारी से रंगदारी मांगी थी। वर्ष 2024 में कांके थाना क्षेत्र के जमीन कारोबारी से रंगदारी की मांग की थी। अयोध्या रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ में जमशेदपुर के हनुमान मंदिर में 11,000 दीप चले। जमशेदपुर के साक्ती श्री राम पथ स्थित हनुमान मंदिर में अयोध्या रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ बड़े धूमधाम से मनाई गई। सनातन उत्सव समिति द्वारा आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में 11,000 दीपमालाओं से मंदिर परिसर जगमगा उठा। कार्यक्रम की विशेषता रही कि भगवान को 101 किलो लड्डू का भोग लगाया गया, जिसे बाद में श्रद्धालुओं में प्रसाद के रूप में वितरित किया गया। समारोह में भव्य आतिशबाजी का भी आयोजन किया गया, जिसने आसमान को रोशन कर दिया। इस अवसर पर सनातन उत्सव समिति ने पूरे नगर को भगवा ध्वज और पताकाओं से सजाया। समिति के अध्यक्ष चिंटू सिंह और वीर सिंह के अनुसार कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्री राम भक्तों ने भाग लिया। यह आयोजन राम भक्तों के लिए एक अद्वितीय अवसर बना,
जहां श्रद्धा, भक्ति और उल्लास का अनूठा संगम देखने को मिला। सीजीएल परीक्षा को लेकर सीआईडी को मिली 40 शिकायतें, डीजीपी ने दिया जांच का निर्देश। सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर कुल 40 शिकायतें सीआईडी को मिली है। इन शिकायतों के निराकरण के लिए डीजीपी अनुराग गुप्ता ने जांच का निर्देश दिया है। उन्होंने बताया कि शिकायतों में कुछ व्हाट्सएप चैट, फोटोग्राफ और वीडियो रिकॉर्डिंग है। जांच के दौरान सभी शिकायतों की गहराई से जांच की जाएगी। इसके बाद आगे की कार्रवाई को लेकर निर्णय लिया जाएगा। श्री गुप्ता ने कहा कि परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर एक केस हाईकोर्ट के निर्देश पर सीआईडी ने दर्ज किया था, जबकि दूसरा केस झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग के अधिकारी की शिकायत पर दर्ज किया गया था। कर्मचारी चयन आयोग का कहना है कि परीक्षा में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। कुछ लोगों ने फर्जी दस्तावेज और वीडियो तैयार कर परीक्षा को प्रभावित करने का प्रयास किया है। इन दोनों केस के दर्ज होने के बाद सीआईडी द्वारा जेपीएससी परीक्षा में कथित गड़बड़ी या अनियमितता को लेकर आम लोगों के लिए सूचना प्रकाशित की गई थी, जिसमें परीक्षार्थी या अन्य लोगों से गड़बड़ी को लेकर साक्ष्य की मांग की गई थी। किसी के पास कोई ऑडियो या वीडियो है तब भी उसे उपलब्ध करने को कहा गया था। इसके बाद पिछले 4-5 दिनों में सीआईडी को कुल 40 शिकायतें मिली है। इसके आधार पर मामले की समीक्षा कर केस के अनुसंधान के लिए गठित एसआईटी को सभी शिकायतों की जांच करने का निर्देश दिया गया है। झारखंड में ठंड से राजधानी रांची में सिक्योरिटी गार्ड की मौत। झारखंड में ठंड का कहर जारी है। पहाड़ से आने वाली कड़ाके की ठंड का असर आम जनजीवन पर पड़ा है। हवा में कनकनी से लोगों को परेशानी बढ़ गई है। एचएससीटी के एचएमटीपी के में तैनात सिक्योरिटी गार्ड बुधवार लोहरा को ठंड लगने से उनकी मौत हो गई। वह नाइट ड्यूटी करता था। सुबह में उसने परिजनों को तबीयत खराब होने की जानकारी दी। परिजन आनन फानन में उसे सदर अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। साथ ही बताया गया कि उसकी मौत ठंड से हुई है। वह अपने पीछे अपनी पत्नी व 2 बच्चों को छोड़ गया है। ठंड के कारण राज्य के अधिकांश जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री चल रहा है। मौसम केंद्र का अनुमान है कि अगले 2 दिनों में इससे थोड़ी राहत मिल सकती है। तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर चढ़ सकता है। शनिवार को राजधानी का न्यूनतम तापमान लगातार दूसरे दिन 7 डिग्री सेल्सियस से करीब रहा। सबसे अधिक ठंड गुमला में रही। वहां का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं चतरा का पारा 4 व गढ़वा का 5 डिग्री सेल्सियस के करीब दर्ज किया गया। संथाल परगना के कुछ जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा। राज्य में जिलों का अधिकतम तापमान 18 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच है। सबसे अधिक तापमान हजारीबाग का 18 डिग्री सेल्सियस रहा। शेष जिलों का अधिकतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। गैर प्रशासनिक सेवा के अफसर हो सकेंगे आईएएस में प्रमोट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गैर प्रशासनिक सेवा संवर्ग के 6 अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रोन्नति देने पर सहमति प्रदान कर दी। बीते दिसंबर महीने में यूपीएससी ने राज्य में गैर प्रशासनिक सेवा संवर्ग से आईएएस में प्रोन्नति के 6 रिक्त पदों के विरोध कुल 21 अधिकारियों का साक्षात्कार लिया था, जिसके बाद श्रम विभाग के अधिकारी राजेश प्रसाद व धनंजय कुमार सिंह, महिला एवं बाल विकास विभाग की कंचन सिंह, सीता पुष्पा व प्रीति रानी और ऊर्जा विभाग के मुख्य अभियंता विजय कुमार सिन्हा का चयन प्रोन्नति के लिए किया गया। यूपीएससी ने प्रोन्नति की अनुशंसा करते हुए चयनित अधिकारियों की सूची राज्य सरकार को भेजी थी। मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बाद भारत सरकार को सूची भेज दी गई है। अब केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग उक्त 6 अधिकारियों को आईएएस में प्रोन्नत करने से संबंधित अधिसूचना जारी करेगा। राज्य के सभी जिलों में 20 से 24 जनवरी तक स्वास्थ्य मेला का आयोजन। स्वास्थ्य विभाग राज्य भर के प्रखंडों में 20 से 24 जनवरी तक एनएचएम के तहत विशेष स्वास्थ्य मेला लगाया जाएगा। इसका आयोजन क्षेत्र की सामाजिक सांस्कृतिक अवस्था व रोगों के प्रसार को ध्यान में रखकर हो रहा है। इसके लिए स्थान का चयन इस प्रकार किया जाएगा कि वह ब्लॉक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के आसपास या परिसर में हो, जिससे कि क्लिनिकल परीक्षण और दवाइयां आदि की सुविधा आसानी से मिले। प्रखंड स्तर पर स्वास्थ्य मेला के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। मेला के लिए डीसी की अध्यक्षता में जिला प्राधिकरण योजना बनाएगा। डीसी के मार्गदर्शन में जिले के सिविल सर्जन सफल संचालन सुनिश्चित कराएंगे। इलाके के हिसाब से प्रत्येक स्वास्थ्य मेला 1 दिन के लिए लगाया जाएगा। 14 जनवरी तक इसकी सारी तैयारी पूरी कर ली जाएगी। मेला का स्थान मुख्य स्थान पर होगा, जहां जनता आसानी से पहुंच सके। संबंधित जिले के सांसद, डीसी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी को परामर्श से स्वास्थ्य मेला के स्थान एवं तिथि का चयन का फैसला किया जाएगा।
हजारीबाग जिले में जल नल योजना के तहत लाभुक को देने होंगे 62 रुपये प्रति माह। हजारीबाग जिले में घरों तक नल का पानी पहुंचा नहीं, विभाग जल शुल्क लेने का फरमान जारी कर दिया है। जिले में अब तक जल नल योजना का मात्र 59% घरों तक पहुंच पाया है, लेकिन पेयजल स्वच्छता विभाग सभी जल सहिया को घरेलू संयोजन शुल्क और मासिक शुल्क लेने का निर्देश जारी कर दिया है। जल सहिया को आदेश दिया गया है कि अपने अपने गांवों में लाभुकों से जल संयोजन व प्रति माह जल शुल्क की राशि अनिवार्य रूप से प्राप्त करें। विभाग के अनुसार पानी कनेक्शन के लिए 310 रुपये और मासिक शुल्क 62 रुपये निर्धारित किया गया है। जिले में जल नल योजना से 1036 गाँवों में शुद्ध पेयजल योजना पहुँचाना है। पीएचडी विभाग 4 साल में 157 गाँवों में ही शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया है। 851 गाँव में आज भी जल नल योजना का काम अधर में लटका हुआ है। विभाग के अनुसार जिले में 3,48,968 घरों तक पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था। इसमें से 2,07,463 घरों में ही पानी पहुंचाया गया है। पेयजल स्वच्छता विभाग के कार्यपालक अभियंता अनिल कुमार गुप्ता ने कहा कि जिन घरों में पानी पहुंचा है उनसे ही नल संयोजन और पानी कर लिए जाए। जमशेदपुर में अगले सप्ताह से 1 माह तक 3-4 घंटे प्रतिदिन करेगी बिजली की कटौती। आगामी गर्मी मौसम को लेकर गिर कंपनी इलाके समेत कोल्हान के 7 विद्युत प्रमंडलों जमशेदपुर, मानगो, घाटशिला, आदित्यपुर, सरायकेला, चक्रधरपुर व चाईबासा में अगले सप्ताह से मेंटेनेंस के नाम पर 1 माह तक 3-4 घंटे प्रतिदिन बिजली की कटौती की जाएगी। इस दौरान जर्जर तार व पुराने उपकरण बदले जाएंगे। विशेष परिस्थिति को छोड़कर प्रतिदिन बिजली कटौती का विद्युत सब डिवीजन के स्तर से शेड्यूल जारी किया जाएगा, ताकि संबंधित फीडर व प्रभावित इलाकों में बिजली उपभोक्ताओं को परेशानी कम हो। शेड्यूल समय के अलावा अतिरिक्त समय में अकारण बिजली कटौती नहीं हो। इसको लेकर सभी 7 विद्युत कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया गया है। इधर अभी कोल्हान में बिजली की डिमांड कम है, इस कारण 1 सप्ताह के बाद से बिजली मेंटेनेंस का काम किया जाएगा। इसके लिए अलग अलग सभी सब डिवीजन में सर्वे का काम शुरू कर दिया गया है। देवघर सदर अस्पताल के कूड़ेदान में मिला मृत नवजात। सदर अस्पताल में मानवता को शर्मसार करने वाला घटना सामने आया है। रविवार को अस्पताल परिसर के कूड़ेदान में एक नवजात का शव मिला। इसके बाद से कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। मामले की सूचना अस्पताल प्रबंधन की ओर से तत्काल बैद्यनाथ धाम ओपी को दी गई। इसके बाद ओपी पुलिस ने नवजात को बरामद कर अस्पताल के इमरजेंसी ओपीडी में चिकित्सक को दिखाया, तो इस दौरान चिकित्सक ने बच्चे को मृत घोषित किया। इसके बाद ओपी पुलिस ने बच्चे का शव का पोस्टमार्टम कराया। साथ ही यूडी का मामला दर्ज कर पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। इधर सीएस ने मामले को लेकर सीसीटीवी की जांच करने का निर्देश दिया है। सदर अस्पताल के प्रभारी डीएस डॉक्टर चित्रंजन कुमार पंकज का कहना है कि शव को देखने में से लगता है कि यह भ्रूण हत्या या लिंग जांच का मामला नहीं है। सदर अस्पताल में होने वाले जन्म और मौत की जांच की जाएगी। एसएनसीयू में भी जांच की जाएगी। यह निश्चित ही जघन्य अपराध है। सीसीटीवी की जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना के सामने मंदिर से दानपेटी की चोरी। जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना के सामने स्थित हनुमान मंदिर का ताला तोड़कर मंदिर की दानपेटी की चोरी कर ली गई। दानपेटी में 10 से 12 हजार रुपये होने का अनुमान है। घटना शनिवार देर रात की है। जानकारी के अनुसार शनिवार को मंदिर बंद कर दिया गया था। रविवार की सुबह जब आसपास के लोग मंदिर धोने व पूजन करने पहुंचे तो दानपेटी गायब पाया गया। सूचना मिलने पर बागबेड़ा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी ली। बस्ती के लोगों का आरोप है कि सही ढंग से पुलिस की गश्ती नहीं होने के कारण आए दिन चोरी छिड़काने की घटना हो रही है। लोग खुलेआम नशा और अड्डेबाजी कर रहे हैं, लेकिन पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसके कारण चोरों का मनोबल बढ़ा हुआ है। डायन प्रथा पर अंकुश लगाने के लिए होगा शोध, मिली स्वीकृति। डायन प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियां झारखंड के लिए अभिशाप है। यह अंधविश्वास एक सामाजिक समस्या है। झारखंड के ग्रामीण क्षेत्र और खासकर आदिवासी समाज इस अंधविश्वास से प्रभावित है। आए दिन डायन के नाम पर महिलाओं को प्रताड़ित करने और उनकी हत्या करने की घटनाएं होती रहती है। विशेष रूप से विधवा, निसहाय महिला व वृद्धा की संपत्ति हड़पने, साजिश के तहत महिलाओं को प्रताड़ित करने की या उसकी हत्या करने में इस कुप्रथा का सहारा लिया जाता है।
डायन प्रथा के खिलाफ कानून बनने और जागरूकता अभियान चलाने के बाद भी ना तो प्रताड़ना में कमी आई है और ना ही ऐसे घटनाओं पर अंकुश लग पाया है। अब डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान ने डायन प्रथा पर शोध करने की तैयारी कर ली है। शोध का विषय होगा कि किस तरह डायन प्रथा की वजह से आदिवासी समाज का सामाजिक और आर्थिक ताना बाना बिखर रहा है। सरकार से शोध की स्वीकृति मिल गई है। पीडीएस डीलरों को नहीं मिल रही बढ़ी हुई कमीशन राशि, मंत्री व सचिव से भुगतान का किया आग्रह। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के 5 माह बाद भी राज्य के 25,000 से अधिक पीडीएस डीलरों को कमीशन की बढ़ी हुई राशि का भुगतान नहीं हो पाया है। कैबिनेट की बैठक में 27 सितंबर 2024 को पीडीएस डीलरों के कमीशन में 50% की वृद्धि की मंजूरी मिली थी। इन्हें पहले 100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से कमीशन राशि का भुगतान होता था। सरकार ने इसे बढ़ाकर 150 रुपये क्विंटल कर दिया था, लेकिन अब तक इन्हें बढ़ी हुई कमीशन राशि का भुगतान नहीं किया गया है। इस संबंध में राशन डीलरों ने विभागीय मंत्री और सचिव से मिलकर राशि का भुगतान करने का आग्रह किया है। फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन रांची के अध्यक्ष ज्ञानदेव झा ने कहा कि जून से सितंबर 2024 के बीच एनएफएसए का अनाज वितरण करने वाले 15% राशन डीलरों को कमीशन का भुगतान नहीं किया गया है। इसमें सबसे ज्यादा 242 पीडीएस डीलर रांची के हैं। उन्होंने कहा कि कमीशन की राशि से ही पीडीएस डीलरों का परिवार चलता है। ठगी का आरोपी मुंबई से गिरफ्तार। सुखदेव नगर थाना की पुलिस ने 12.55 लाख रुपए की ठगी के आरोपी रविंद्र राणा उर्फ रवि राणा को मुंबई से गिरफ्तार किया है। सुखदेव नगर थाना प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि सितंबर 2024 में जगन्नाथपुर क्षेत्र के साज सिटी निवासी शैलेंद्र कुमार पाठक ने उसके खिलाफ केस दर्ज कराया था। केस दर्ज किए जाने के बाद रविंद्र राणा फरार हो गया। उसके बोकारो में होने की सूचना पर पुलिस वहां पहुंची तो वहां से भाग गया। फिर पता चला कि वह बिहार के गया में है। पुलिस वहां गई तो वहां से भी फरार हो गया। अंततः पुलिस ने उसे मुंबई से गिरफ्तार किया। रविंद्र राणा ने शैलेंद्र कुमार पाठक से 22,50,000 रुपये का इलेक्ट्रॉनिक सामान लिया था और बदले में 8,50,000 रुपये का चेक दिया था। बाद में उसने 1,45,000 रुपये का सामान वापस कर दिया। कुछ दिनों पहले 3 लाख तथा दूसरी बार 2,50,000 रुपये का चेक दिया जो बाउंस कर गया। इसके बाद जब शैलेंद्र पाठक ने उससे पैसे मांगे तो रविंद्र राणा घर से फरार हो गया। उसके घर वालों को थाना द्वारा नोटिस भेजा गया, लेकिन आरोपी नहीं आया। पुलिस ने ट्रेस कर उसे मुंबई से गिरफ्तार कर लिया। उसे रविवार को जेल भेज दिया गया। बालूघाट संचालन नियमावली में होगा बदलाव। राज्य सरकार बालूघाट संचालन नियमावली में परिवर्तन करने जा रही है। बिहार और बंगाल की तर्ज पर बालूघाटों के संचालन पर विचार हो रहा है। इसके लिए एक कमेटी गठित की गई है जो दोनों राज्यों का अध्ययन करेगी। कमेटी में अपर सचिव मनोज रंजन, उपनिदेशक संजीव कुमार, जेएसएमडीसी के जीएम फाइनेंस आलोक चौधरी, जेएसएमडीसी के बालू प्राधिकारी करुण चंदन व हजारीबाग के डीएमओ अजीत कुमार शामिल हैं। दोनों राज्यों में बालू से राजस्व कैसे प्राप्त होता है इसका अध्ययन करना है ताकि झारखंड में भी उसी तरह से काम किया जा सके। जानकारी के अनुसार अभी झारखंड में जेएसएमडीसी द्वारा बालू घाटों का संचालन किया जाता है। 444 घाटों में से केवल 22 घाटों से ही बालू का उठाव हो रहा है। इस कारण बालू से राजस्व न के बराबर मिलता है। सरकार चाहती है कि बालू से भी राजस्व में वृद्धि हो, इसलिए नियमावली में परिवर्तन की बात चल रही है। पूर्व की बालू नीति के तहत जेएसएमडीसी को 15 अगस्त 2025 तक बालू घाटों के संचालन की जिम्मेवारी मिली है, यानी बालू निकलवाने से लेकर बेचने तक का काम जेएसएमडीसी को ही करना है। जेएसएमडीसी को घाटों के पर्यावरण स्वीकृति, माइनिंग प्लान, सीटीओ और अन्य सभी प्रकार की स्वीकृति लेनी है। टाटा समूह में रहे प्रशांत कुमार लंदन में कंजर्वेटिव पार्टी के काउंसिलर उम्मीदवार बने। झारखंड के रहने वाले प्रशांत कुमार को यूके की कंजर्वेटिव पार्टी ने वर्ष 2026 के चुनावों के लिए काउंसिलर पद का उम्मीदवार घोषित किया है। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा झारखंड के होली क्रॉस स्कूल कोटाढाण से पूरी की। वह स्कूली शिक्षा के दौरान ही सोशल सर्विस सेल के अध्यक्ष बने। 400 से अधिक आदिवासी छात्रों को पढ़ाया और उनकी मदद की। वह वनवासी कल्याण आश्रम से जुड़े रहे और आदिवासी समाज के लिए निरंतर कार्य करते रहे। उनके परदादा दादा और पिता टाटा स्टील में कार्यरत थे। उनकी पत्नी लक्ष्मी के पिता, दादा और परदादा भी टाटा स्टील में कार्यरत थे। खुद प्रशांत टाटा कंज्यूमर के प्रोडक्ट्स लिमिटेड के डिजिटल और डेटा प्रमुख रहे हैं। उन्होंने टाटा सॉल्ट,
टेटली, टाटा टी जैसे ब्रांड्स का नेतृत्व किया। वे टाटा समूह में महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत